चलिए आज एक ऐसी बेहद इमोशनल और खूबसूरत कहानी के विश्लेषण में चलते हैं जो दिल को पूरी तरह झकझोर देती है। सोचिए, दिल्ली की एक बिल्कुल खामोश रात है। पूरे शहर में धीमी धीमी बारिश हो रही है। एक बेहद हॉन्टिंग और सिनेमैटिक सा माहौल है जहां दुख में डूबी एक जवान लड़की क्यायरा के साथ अचानक कुछ ऐसा होता है जो पूरी तरह से असंभव है। ये एक ऐसी मिस्टीरियस टाइम ट्रैवल रोमांस स्टोरी है ना, जो समय, नियति और प्यार इन सभी की हदों को तोड़कर रख देती है। ठीक रात के 11:11 पर कियारा के फोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है। अब ये शब्द पढ़ने में जितने सिंपल लगते हैं ना, दरअसल उतने ही डरावने हैं। सोना मत, वरना मैं फिर मर जाऊंगा। एक पल के लिए लगता है कि शायद ये कोई बुरा मजाक है, लेकिन इस मैसेज को सच में इतना चिलिंग क्या बनाता है, वो है इसका भेजने वाला। क्योंकि ये मैसेज एक ऐसे इंसान के नंबर से आया है जिसका इस दुनिया में वजूद ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि सच्चाई एकदम रुला देने वाली है। रेयांश, क्यारा का पहला प्यार। ठीक 2 साल पहले एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी। उसे काली रात के बाद से ही क्यारा ने खुद को पूरी दुनिया से बिल्कुल काट लिया है। वो अपनी ग्रीफ यानी दुख और अकेलेपन के एक ऐसे गहरे समुद्र में डूबी हुई है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो फिर ये मैसेजेस आखिर भेज कौन रहा है? यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो किसी का भी दिमाग हिला दे। देखिए, ये सिर्फ किसी अननोन नंबर से आया रैंडमली टाइप किया हुआ मैसेज नहीं है। सेम नंबर है, सेम टाइपिंग स्टाइल है, और सबसे बड़ी बात, वो स्पेसिफिक मून इमोजी जो सिर्फ और सिर्फ रेयांश यूज किया करता था। हर रात ठीक 11:11 पर आने वाले इन मैसेजेस ने एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। आखिर कोई मरा हुआ इंसान टेक्स्ट कैसे कर सकता है? टेंशन तब अपने चरम पर पहुंच जाती है जब एक रात कायरा आखिरकार हिम्मत करके रिप्लाई कर ही देती है। वो डरते डरते लिखती है, तुम कौन हो? और कुछ ही सेकंड्स बाद फोन रिंग होने लगता है। अननोन नंबर। हाथों में कंपकपी और एक अनबेरेबल टेंशन के बीच जब कॉल उठाई जाती है तो दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो सीधा रूह तक उतर जाती है। कायरा, प्लीज इस बार मुझे बचा लो। ये आवाज किसी और की नहीं, लिटरली खुद रेयांश की होती है। यहां वक्त का एक असंभव सच सामने आता है। ट्विस्ट यह है कि रेयांश कोई भूत या आत्मा नहीं है। वो जिंदा है, लेकिन पास्ट में वो एग्जैक्टली 2 साल पीछे के समय में फंसा हुआ है, ठीक अपने उस फेटल एक्सीडेंट से थोड़ा वक्त पहले की दुनिया में। और किसी असंभव टाइम एनॉमली की वजह से उसका पास्ट कायरा के वर्तमान से जुड़ गया है। ये इस कहानी का एक बहुत ही ब्रिलियंट और रोमांटिक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन इस सब में ना, ये नंबर 11 बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। उनके इस नए कनेक्शन का एक बहुत ही सख्त, एकदम निर्दयी नियम है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पास हर रात एक दूसरे से वक्त की इस दीवार के आर पार बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ठीक 11 मिनट का ही वक्त होता है। बस 11 मिनट, और फिर कनेक्शन कट। हम यहाँ उन दोनों की अलग अलग दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बहुत क्लियरली देख सकते हैं। एक तरफ क्यारा है, ठंडी, अकेलेपन से भरी, दुख में पूरी तरह डूबी हुई वर्तमान की दुनिया में, और वही दूसरी तरफ रेयांश है, अपने अतीत में बिल्कुल जिंदा, वार्म, उस ट्रेजेडी से ठीक पहले की अनजान दुनिया में। लेकिन इन दोनों अलग रियलिटीज के बावजूद अब उनकी बातें हर रात इन्हीं 11 मिनटों के लिए जुड़ने लगी हैं। और पता है, इन छोटे छोटे नाइटली कॉल्स में एक जादू सा होने लगता है। पुराने जोक्स पर हंसना, उनके फेवरेट गाने फोन पर एक साथ सुनना, उन पुरानी कॉफी डेट्स की यादों को ताज़ा करना, ये सब कुछ कायरा के टूटे हुए दिल के लिए एक मरहम का काम करता है। उन 11 मिनटों में वो जैसे फिर से जीने लगती है। एक बहुत ही खूबसूरत, बिटर स्वीट रोमांस दुख के साये में दोबारा खिलने लगता है। और फिर आता है इस रोमांस का इमोशनल पीक। रेयांश एक रात बड़ी नरमी से पूछता है कि अगर वो इस बार बच गया तो क्या वो फिर से उससे प्यार करेगी। क्यारा का जवाब, जो 2 साल के दुख और वक्त की दीवारों को तोड़ देता है, मैंने कभी बंद ही नहीं किया। ये लाइन सीधे दिल पर लगती है और साबित करती है कि सच्चा प्यार समय के हर बंधन से आजाद होता है। यहां से कहानी में आता है द बटरफ्लाई इफेक्ट। नियति के खिलाफ एक बेहद जरूरी लड़ाई, एक ऐसी डेस्परेट कोशिश जो सब कुछ बदल सकती है। कायरा ने अब रेयांश के लिए एक पूरा कैलकुलेटेड सर्वाइवल प्लान बना लिया है। वो किसी भी कीमत पर उस एक्सीडेंट को होने से रोकना चाहती है। कायरा एकदम डेस्परेट है। वो रेयांश को स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस देती है कि मेन रोड पूरी तरह अवॉइड करनी है, घर से निकलने का टाइम बदलना है, या फिर कार में बैठना ही नहीं है। वो बस हर मुमकिन कोशिश कर रही है डेस्टिनी को, यानी नियति को चीट करने की। लेकिन समय को बदलने की एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं ना, वो शुरू हो जाता है।
कायरा की वर्तमान रियलिटी अनस्टेबल होने लगती है। घर के फ्रेम्स में तस्वीरें अचानक अपने आप बदल रही हैं। उसकी खुद की अनमोल यादें मिट रही हैं और सबसे डरावनी बात, एक दिन उसकी खुद की फैमिली उसको पहचानने से इनकार कर देती है। उसका वजूद ही धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो रहा है। ये सब कितना पेनफुली रियल हो सकता है, ये अब रियांश को धीरे धीरे समझ आने लगता है। एक आखिरी, शांत और पूरी तरह से डेविस्टेटिंग रियलाइजेशन। रियांश ये समझ जाता है कि अगर कायरा उसे बचा लेगी तो कायरा की खुद की जिंदगी और उसका भविष्य पूरी तरह मिट जाएगा। उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। ये सवाल सच में किसी को भी अंदर तक तोड़ दे। रियांश को पता है कि उसके एक्सीडेंट के दुख ने ही कायरा को एक सक्सेसफुल लेखिका बनने की प्रेरणा दी थी। उसकी आज की आइडेंटिटी उसके उसी रुला देने वाले दुख से बनी है। अब रियांश के सामने एक बहुत ही एगोनाइजिंग डायलेमा है। मतलब, या तो वो खुद की जान बचा ले या अपना बलिदान दे दे ताकि उसका सच्चा प्यार अपना मुकम्मल वजूद और अपनी नियति पा सके। और अब आते हैं हम कहानी के क्लाइमैक्स पर। आखिरी 11 मिनट, अलविदा कहने की एक ऐसी बारिश वाली रात जो हमेशा के लिए याद रह जाएगी। रात के ठीक 11:11 PM। बाहर तेज बारिश हो रही है। वही मनहूस रात, वही सड़क और घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं। फोन पर कायरा बुरी तरह रो रही है। वो रोते हुए गिड़गिड़ाती है, प्लीज इस बार चले जाओ वहां से। क्योंकि रियांश ने खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया है। वो बैठा है अपनी कार में ठीक उसी फेटल रोड पर इंतजार कर रहा है जहां कुछ ही देर में वो एक्सीडेंट होना है। पर रियांश की आवाज सुनिए, वो बिल्कुल शांत है। उसने अपनी नियति को पूरी तरह अपना लिया है। वो कायरा से बस इतना कहता है, अगर मैं बच गया तो तुम कभी वो नहीं बन पाओगे जो तुम्हें बनना है। ये एक आशिक का अपनी प्रेमिका के बेहतर भविष्य के लिए खुशी खुशी दिया गया सबसे बड़ा बलिदान है। उसके बाद कॉल पर एक अजीब सा ठहराव आता है। क्यारा की चीख और लगातार रोने के बीच रियांश की एक दबे हुए आखिरी शब्दों की आवाज सुनाई देती है। कुछ लव स्टोरीज टुगेदर नहीं, फॉरएवर होती हैं। इन शब्दों का इमोशनल वजन सच में बहुत भारी है और इनके बोलते ही पूरी कहानी को एक भारी सिनेमैटिक खामोशी घेर लेती है। अगले ही पल सब कुछ तेजी से बदलता है। अचानक एक चौंधिया देने वाली तेज रोशनी का आना, गाड़ियों के टायर्स की चीख और फोन कॉल का तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाना। एक पल में वहां बेहिसाब शोर था और अगले ही पल कायरा के वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ चुभने वाला सन्नाटा और अकेलेपन की एक रुला देने वाली खामोशी छा जाती है। लेकिन उस चीखती हुई खामोशी के तुरंत बाद कियारा के फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी हॉन्टिंग लेकिन बेहद पीसफुल मैसेज फ्लैश होता है, अब सो जाना, इस बार मैं सच में ठीक हूं। और उसके साथ वही आखिरी मून इमोजी, एक आखिरी अलविदा जिसने उनकी नियति पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है। 1 साल बाद अब सामने आती है एक फेमस लेखिका। देखिए, रियांश का वो बलिदान बेकार नहीं गया। कायरा ने अपने इस अनंत दुख और इस नामुमकिन से प्यार की ताकत को ना पूरी तरह से अपनी कल्पना और अपनी कलम में उतार दिया है। 1111 ये कायरा की नई बेस्ट सेलिंग नॉवेल का नाम है। एक ऐसी किताब, एक ऐसी मास्टरपीस जो पूरी तरह से उसी दर्द से बनी है। इस किताब की मैसिव सफलता ये साबित करती है कि रियांश का अपनी जान का सौदा करना दरअसल कायरा के पूरे आने वाले कल और उसकी ऐसी सफलता को आकार देने का एक लौता रास्ता था। उस नॉवल के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर एक बेहद खूबसूरत और बिटर स्वीट डेडिकेशन छपी है। उसमें लिखा है, कुछ लोग वक्त से चले जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं। ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी का सार हैं और उस अनोखे प्यार का सबूत हैं जो टाइम की दीवारों को हमेशा के लिए पार कर गया। और फिर कहानी हमें एक बहुत ही बड़ा और रहस्यमयी सवाल छोड़कर जाती है। रात के एग्जैक्टली 11:11 बजते हैं। कमरे में घुप अंधेरा है और क्यारा के फोन की ब्लैक स्क्रीन अचानक बिना किसी के टच किए अपने आप ऑन होती है। क्या समय के पार प्यार कभी सच में खत्म होता है या वो कनेक्शन अभी भी जिंदा है? इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। एक बेहतरीन सफर जिसने शायद हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि सच्चा प्यार वक्त और नियति से कितना आगे जा सकता है।